नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने पेश हो रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मेरी समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ बातें कर सकता हूँ, और ये जो रिकॉर्डिंग होता है वो यूट्यूब पर डालना, उसका एडिटिंग वगैरह करना मुझे आता नहीं है। तो मेरा जो असिस्टेंट है वो छुट्टी पर चला गया था 2-3 दिन, तो मैं नया कुछ नहीं कर पाया। हाँ, दो दोस्त हिंदी वाले हैं, उनके साथ मैंने कुछ पॉडकास्ट किए हैं। वो भी कॉपी कर पे यहाँ डालना मुझे पॉसिबल नहीं हुआ, तो उसके लिए क्षमा याचना करके मैं आज फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। और शुरुआत करूंगा तो मेरे महाराष्ट्र से करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी शरद पवार टिके हुए हैं। क्योंकि उनकी राजनीतिक जीवनी को 6 दशक का समय हो गया। 6 दशक से शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में है। 67 में वो पहली बार महाराष्ट्र की विधानसभा में एमएलए बनकर चुने गए थे। वहां से लेकर आज तक 14-15 से या उससे भी ज्यादा शायद चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। और आज भी, यानी पिछले हफ्ते ही उनकी फिर एक बार यानी तीसरी बार राज्यसभा पर उनका चुनाव हो गया, चुने गए। जबकि पॉसिबल नहीं था, उनके पास संख्या नहीं थी, फिर भी कुछ ना कुछ तिकड़म करके वो राज्यसभा तक पहुंच गए। शरद पवार की राजकीय जीवनी और मेरी पत्रकारिता, इसमें सिर्फ 2 साल का फर्क है। 67 में शरद पवार पहला चुनाव जीत गए, और उसके 2 साल बाद मैं नया नया पत्रकार बना था। तो उनकी उभरती हुई राजनीति मैंने देखी है, बहकती हुई राजनीति देखी है, फिसलती हुई राजनीति देखी है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आज उन पर थोड़ी बात करूं। इसके पहले ही मैंने बार बार, अनेक बार, मेरे वीडियो में हो या और किसी के पॉडकास्ट में हो, एक बात कहिए। शरद पवार को महाराष्ट्र के राजनीति में स्ट्रांग मराठा बोला जाता है, यानी सबसे बड़ा ताकतवर, बड़ी संख्या वाला जो एक समाज घटक है जिसको मराठा बोला जाता है, मराठा जाति है, उसके वो सबसे बड़े स्ट्रांग नेता है। ऐसे पिछले 3-4 दशकों से बोला गया है, माना गया है। लेकिन क्या असलियत में शरद पवार उतने एक मराठा, स्ट्रांग मराठा नेता है? मैंने ये कभी नहीं माना। क्योंकि महाराष्ट्र की कभी राजनीति जाति के आधार पर नहीं की है। महाराष्ट्र की राजनीति कभी जात के आधार पर नहीं हुई है। ये बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग या जात पात की राजनीति, ये बोला जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं हुआ है। ये मैं बड़ी विश्वासपूर्ण रीति से बोल सकता हूं, क्योंकि मेरी पत्रकारिता यहाँ हुई है, और कभी भी राजनीति जाति के आधार पर नहीं हुई है। हाँ, बताने की कोशिश नैरेटिव की तौर पर हो या आइडियोलॉजी की तौर पर हो, ये बताया गया है। लेकिन जाति के आधार पर महाराष्ट्र की राजनीति नहीं हुई। जैसी बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या झारखंड वगैरह राज्यों में जो होती है जाति की राजनीति, उस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति कभी जाति के आधार पर नहीं हुई है। इसी महाराष्ट्र में मुस्लिम लोक संख्या बहुत कम है, लेकिन यहाँ अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री हुए हैं। और शरद पवार के भी पहले, जिनको पहले सबसे बड़ा मराठा समाज का नेता माना गया, वो यशवंतराव चौहान भी जातिगत राजनीति नहीं कर पाए। उनको बुरी तरह से इंदिरा गांधी ने हराया था। जो इंदिरा गांधी जाति की बात छोड़ो, महाराष्ट्र की भी नहीं थी। इस महाराष्ट्र में इंदिरा जी पर जितना भरोसा दिखाया, उतना यशवंत राव पर भी नहीं दिखाया। तो शरद पवार किस खेत की मूली है? लेकिन एक बात है, शरद पवार ने शायद दुनिया में या देश में सबसे पहले, शरद पवार ऐसे नेता है
जिन्होंने अपने पत्रकारों का एक जनान खाना बना दिया। शरद पवार स्ट्रांग मैन है, शरद पवार स्ट्रांग मराठा है, शरद पवार के सिवा महाराष्ट्र की राजनीति नहीं हो सकती, ये हमेशा बताने वाले 3 पीढ़ियों के पत्रकार उन्होंने संभाल रखे हैं। तो इसलिए ये बोला गया। और महाराष्ट्र के बाहर के जो पत्रकार है, विश्लेषक है, वो मुंबई या महाराष्ट्र के पत्रकारों के भरोसे से शरद पवार को स्ट्रांग मराठा बोलते रहे, लेकिन हमेशा एक बात रही, शरद पवार वॉज नेवर ए स्ट्रांग मराठा, ही वॉज ऑलवेज अ रॉन्ग मराठा। और इसलिए मैंने जब जब जिक्र हुआ औरों के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हिंदी में, तो मैंने एक बताया, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में डटे रहे, टिके रहे, लेकिन कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं थे कि उन्होंने अपनी अकेले की ताकत पर, हिम्मत पर और क्षमता से कभी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री होने की हिम्मत दिखाई है। वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, या कांग्रेस को तोड़कर जनता पार्टी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने, लेकिन जनता ने इनको कभी भी 75 भी एमएलए नहीं दिए। 288 में 75 का मतलब क्या होता है? 25% भी एमएलए शरद पवार कभी अपनी पार्टी से चुनकर नहीं ला पाए। और जब गठबंधन की राजनीति की, तभी भी इनको कभी भी 75-80 तक एमएलए चुनकर लाना पॉसिबल नहीं हुआ। बात उल्टी है। 86 में शरद पवार कांग्रेस के साथ चले गए, जो 78 में टूटे थे। 8 साल के बाद फिर राजीव गांधी के जमाने में शरद पवार कांग्रेस के साथ चले गए। उस वक्त कांग्रेस की ताकत अकेले मेजॉरिटी लाने की थी। शरद पवार जब कांग्रेस में गए, तब कांग्रेस की ताकत महाराष्ट्र विधानसभा में 160 से ज्यादा थी, 160, यानी मेजॉरिटी के पार। और शरद पवार के कुछ 60 या 55 वगैरह एमएलए उनके साथ जाकर कांग्रेस की मिली जुली ताकत 220 तक चली गई। लेकिन जब 91 में, सॉरी 90 में अगला चुनाव आ गया, तो कांग्रेस की पूरी ताकत घटकर 140 के नीचे आ गई। यानी शरद पवार के जो 55 एमएलए कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वो तो छोड़ो, शरद कांग्रेस के जो ओरिजिनल बिना शरद पवार के 160 एमएलए थे, उनको भी शरद पवार नहीं बचा पाए। मतलब क्या है? जैसे ही कांग्रेस से टूटे हुए, अलग हुए शरद पवार वापस कांग्रेस में आ गए, वहां से लेकर आज तक कांग्रेस की हालत बद से बदतर बनती गई। शरद पवार 86 में कांग्रेस में चले गए, उस वक्त कांग्रेस की ताकत 160, 61, 62 वगैरह कुछ थी। आज कांग्रेस के महाराष्ट्र विधानसभा में सिर्फ 16 एमएलए बचे हैं। यानी शरद पवार के साथ आने से या शरद पवार के सम्मिलित होने से कांग्रेस की 90% ताकत घट गई। ये शरद पवार की ताकत है। शरद पवार खूब कभी बड़े नहीं हुए, लेकिन दूसरों का उन्होंने नुकसान बहुत भारी किया है। और इसलिए मैं मानता हूं, और ये मैंने बार बार बताया, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े कोई स्ट्रांग नेता वगैरह नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार एक बरमूडा ट्रायंगल है। आपको मालूम होगा, मेक्सिको की गल्फ में बरमूडा ट्रायंगल नाम की एक समुन्द्र में जगह है। लोग उससे डर कर रहे थे। हवाई जहाज हो, पानी में तैरने वाला जहाज हो, या कोई भी हो, वो बरमूडा ट्रायंगल के पास जाने से डरता है। ये ऐसा एक तिकोना है जहां हवाई जहाज गए, जहां पानी पर तैरने वाले जहाज गए, वो गायब हो गए, कहां गए पता नहीं, उनका नामो निशान नहीं मिलता। तो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे नेता है जो यहाँ बरमूडा ट्रायंगल बन के छाए रहे। मेक्सिको की गल्फ, वहां का भूगोल अगर समझना है तो बरमूडा ट्रायंगल को भूल नहीं सकते आप, उसको समझना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में हर जगह शरद पवार का नाम आएगा जरूर।
लेकिन वो अच्छी कारणों से नहीं आता। जो जो शरद पवार के साथ चले गए उनका नामो निशान तक मिट गया, लेकिन फिर भी नए हिम्मत वाले लोग शरद पवार के पास जाते रहे और उनका नामो निशान मिट्टी में मिल गया। जिस जनता पार्टी के साथ 78 में शरद पवार ने हाथ मिलाया, गठबंधन किया और मुख्यमंत्री बन गए, तब शरद पवार के साथ कांग्रेस के सिर्फ 22 एमएलए निकले थे और जनता पार्टी के 99 थे। आज वो जनता पार्टी का नामो निशान बचा नहीं है। शरद पवार अपनी जगह पर है। उसी मुख्यमंत्री बनते हुए शरद पवार ने जो एक गठबंधन बनाया था उसको पुलों बोला जाता था, पुरोगामी लोकशाही दल। आज वो पुलों का नामो निशान नहीं बचा है। ना उस गठबंधन में जो शामिल हुए थे उसमें एक बड़ी पार्टी थी जो महाराष्ट्र में बहुत समय से सबसे तगड़ा अपोजिशन माना जाता था, पीडब्ल्यूपी, शेतकरी कामगार पक्ष, ऐसा मराठी में उसको बोलते थे। वो आज पीडीपी का नामो निशान बचा नहीं है। महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 में पीडब्ल्यूपी का एक भी एमएलए नहीं है। उनका जो स्ट्रांग होल्ड बोला जाता था, गढ़ बोला जाता था, रायगढ़, उसमें भी आज जिला परिषद या तालुका पंचायत में पीडब्ल्यूबी की सत्ता नहीं रही, उनका एक एमएलए नहीं है। ये सामने होते हुए अगर नई नई पार्टियां शरद पवार के साथ जाती है तो उनका भविष्य अपने आप तय हो जाता है। उनको तो डूबना है, उनका तो नामो निशान इतिहास से पोछा जाने वाला है। और बिल्कुल वही हुआ है। 2019 में मुख्यमंत्री बनने की लालसा में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को दगा दिया। चुनाव पूरे होते ही, नतीजे आते ही शरद पवार ने लालच दिखाई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए शरद पवार के साथ चले गए। क्या हुआ आज? आज उद्धव ठाकरे की हालत क्या है? अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी 20 एमएलए की पार्टी है, लेकिन उद्धव ठाकरे अपना राज्यसभा मेंबर नहीं ला सके। उनके आधे एमएलए होकर भी शरद पवार टिके हुए, शरद पवार राज्यसभा जा पहुंचे। उद्धव ठाकरे को ठेंगा दिखाकर शरद पवार राज्यसभा पहुंचे। ये कल परसों की घटना है। क्यों? हर कोई डूब जाएगा लेकिन बरमूडा ट्रायंगल अपनी जगह डटकर खड़ा रहता है। तो शरद पवार आज राज्यसभा में टिके हुए हैं, उसका कारण बिल्कुल साफ है। वो महाराष्ट्र की राजनीति के बरमूडा ट्रायंगल है। उद्धव के साथ साथ कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस कहां बची है? 86 में, यानी 40 साल पहले अपनी समांतर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में विलीन करके जो शरद पवार आए थे और 1.5 साल बाद मुख्यमंत्री भी बन गए। उस वक्त कांग्रेस के ओरिजिनल एमएलए 160-61 थे, आज 16 बचे। 90% कांग्रेस के एमएलए की संख्या घट गई। ये शरद पवार के साथ होने का नतीजा है। आपका नुकसान जरूर होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, फायदा होगा, ऐसी लालच दिखाई जाएगी। अब देखिए, 2019 में शरद पवार को सत्ता में आना था तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को लालच दिखाई, तुमको मुख्यमंत्री बनना है तो बीजेपी तो मुख्यमंत्री बनने नहीं देगी, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पार्टी को उप मुख्यमंत्री दिया जाएगा, अगर मुख्यमंत्री बनना है तो हमारे साथ आ जाओ। लेकिन शरद पवार की पार्टी के पास उतने एमएलए नहीं थे कि वो मेजोरिटी उद्धव के साथ दिखा सके। दोनों के मिलकर 110 एमएलए होते थे। तो इसके लिए शरद पवार ने कांग्रेस को बताया कि तुम तो कचरे में, कूड़ेदान में पड़े हो, सिर्फ 44 एमएलए है, आ जाओ हमारे साथ। अगर आ जाते हो तो हम तीनों मिलकर 154 बनते हैं। और आपने, यानी कांग्रेस को अगर जनता ने नकारा है फिर भी आपको सत्ता मिल सकती है, हम उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे।
और तीनों ने मिलकर जो महाविकास आघाड़ी बनाई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के भी 10-12 मंत्री बने, शरद पवार के भी बने। आज बचा कौन है? अपनी भी पार्टी एनसीपी टूटने के बावजूद और 10 एमएलए होने के बावजूद शरद पवार राज्यसभा में पहुंचे और 16 और 20 एमएलए वाले कांग्रेस और उद्धव पार्टी रोते बैठ गई है। समझे बर्म्यूडा ट्रायंगल का मतलब? बहुत सारी पार्टियां पिछले 40 साल में शरद पवार के साथ आ गई और अपना नामो निशान मिटा बैठी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नई पार्टी अगले समय शरद पवार के साथ नहीं आएगी। धोखा पहचानेगी नहीं। शिकारी होता है ना, उसके लिए हर नई शिकार अपने पैरों से चलकर सामने आ जाती है। शरद पवार ऐसा बर्मुडा ट्रायंगल है, उसके पास नए नए जहाज, हवाई जहाज आते रहेंगे, हिम्मतबाज आते रहेंगे और अपना निशान अपनी हाथों से मिटा देंगे। इसलिए तो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का बर्मुडा ट्रायंगल है। वो अपनी जगह है, जो जो आता है खत्म हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।